हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इंग्लिश की स्टोरी लेकर। और दोस्तों, ये जो आज की हमारी कहानी है, इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो इसके अंदर ग्रामर का स्ट्रक्चर है, प्लस जो प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग वर्ड्स की, मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी बहुत ही अच्छी कहानी, जिसे सुन के आपको बहुत मज़ा आएगा और कहानी के एंड में आपको कुछ यहाँ पर कहानी से सीखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आज की कहानी का टाइटल देखते हैं, द एलिफेंट्स टीथ। क्या मतलब हुआ? देखिए, एपेस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का के की, तो एलिफेंट्स टीथ मतलब कि हाथी के दांत, ये इसका टाइटल है। तो दोस्तों, अब मैं इस कहानी को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरे ध्यान से सुने और जो भी वर्ड मीनिंग आपको मिले आप उन्हें नोट भी करें, ताकि आप उन्हें बाद में अच्छे से याद कर सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे आ हंग्री माउस फाउंड अ नट। क्या मतलब हुआ? हंग्री का मतलब होता है भूखा और माउस मतलब चूहा। वन डे एक दिन, आ हंग्री माउस मतलब एक भूखे चूहे को फाउंड अ नट। दोस्तों, ये स्टोरी जो है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर, और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जब भी हम कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर अफर्मेटिव वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे कि आपको कई सारे यहाँ पर सेकंड फॉर्म सीखने को मिलेंगी। तो क्या मतलब हुआ? ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड, जिसका मतलब होता है पाना। फाउंड अ नट, और नट का मतलब होता है बादाम या अखरोट। ऐसा कोई भी फल जिसमें गिरी होती है उसे इंग्लिश में नट कहा जाता है। वो बादाम भी हो सकता है, अखरोट भी हो सकता है। तो क्या मतलब हुआ? वन डे एक दिन, आ हंग्री माउस फाउंड अ नट, एक जो भूखा चूहा था उसे एक नट मिला, मतलब उसे एक बादाम मिला, फाउंड ए नट। ही ट्राइड टू बाइट इट। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, और दोस्तों ये बाइट का मतलब होता है काटना। और जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हो पास्ट इंडेफिनिट में जिसमें दो वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम इस वाक्य में देख सकते हैं, ये ट्राई एक वर्ब है और बाइट भी एक वर्ब है। तो हमें क्या करना होता है, जो पहली वर्ब होती है उसको, वो तो पास्ट इंडेफिनिट के हिसाब से सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन जब हम दूसरी वर्ब लगाएंगे तो उसको सेकंड फॉर्म नहीं लगाना है, टू लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही ट्राइड टू बाइट इट, उसने इसे काटने की कोशिश की, बट लेकिन इट्स कोर वॉज वेरी हार्ड, लेकिन जो उसका कोर था, मतलब कि जो उसका बाहरी आवरण था, वो क्या था? बहुत ज़्यादा सख्त था। द माउसेस टाइनी टीथ। अब ये देखिए, एपेस्ट्रोफी एस दिया, इसका मतलब काके की, तो क्या मतलब? और टाइनी का मतलब होता है छोटे। द माउसेस टाइनी टीथ, जो चूहे के छोटे दांत थे, कुड नॉट कट इनटू इट, वो उसको नहीं काट सके। कुड नॉट का मतलब होता है सका, सकी, सके। जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जिसमें कर पाया, कर सका का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर कुड का प्रयोग किया जाता है, जो कि पास्ट में होता है। तो क्या मतलब हुआ? द माउसेस टाइनी टीथ कुड नॉट कट इनटू इट, जो चूहे के छोटे दांत थे वो इसमें कट नहीं कर सके, वो उसको नहीं काट सके। ही वॉज इरिटेटेड एंड सैड। इरिटेट का होने का मतलब होता है किसी चीज़ से निराश हो जाना, किसी चीज़ पर खींचना, गुस्सा हो जाना। ही वॉज इरिटेटेड, वो इरिटेटेड हो गया, मतलब वो चिड़चिड़ा हो गया। एंड सैड, और कहा, ओ लॉर्ड ईश्वर, वाई डिड यू गिव मी सच टाइनी टीथ। और दोस्तों, जब भी अगर हम ऐसा पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं जो कि इंट्रोगेटिव का हो, जैसे हम देख सकते हैं ये एक इंट्रोगेटिव वाक्य है, तो उसके अंदर इसका जो फॉर्मूला है बहुत इजी होता है। ये WH फैमिली वर्ड हो गया, और उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है जो कि डिड है। उसके बाद सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट हमारा, और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यदि आप कोई भी वाक्य बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो जो अफर्मेटिव है वहाँ तो सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन अफर्मेटिव के अलावा वो नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वहाँ पर हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो जैसे हम देख सकते हैं ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गिव, गिव मतलब देना। तो क्या मतलब हुआ? ओ लॉर्ड ईश्वर, वाई डिड यू गिव मी सच टाइनी टीथ, आपने मुझे इतने छोटे दांत क्यों दिए। तो क्या मतलब हुआ इस पूरे लाइन का? ही वॉज इरिटेटेड, वो चिड़चिड़ा हो गया, और उसने कहा, ईश्वर, वाई डिड यू गिव मी सच टाइनी टीथ, आपने मुझे इतने छोटे दांत क्यों दिए। सच मतलब इतने। आई हैव फूड, मेरे पास खाना है, बट लेकिन आई कैन नॉट ईट, लेकिन मैं नहीं खा सकता। चलिए आगे देखिए, उसने ऐसी भगवान से शिकायत की। गॉड हर्ड हिज वॉइस।
ये हियर की सेकंड फॉर्म है और कई सारे लोग इसको हर्ड पढ़ते हैं लेकिन ये गलत है। इस हार्ड पढ़ते हैं लेकिन इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है हर्ड, और ये सेकंड फॉर्म है हियर की, हर्ड। क्या मतलब हुआ? गॉड हर्ड हिज वॉइस, ईश्वर ने, भगवान ने उसकी आवाज़ को सुना, आवाज़ सुन ली, एंड केम डाउन, और वो नीचे आई। ये कम की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है तो सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया, एंड केम डाउन, और नीचे आए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? गॉड हर्ड हिज वॉइस एंड केम डाउन, ईश्वर ने उसकी आवाज़ सुन ली और वो नीचे आए। डियर माउस, प्यारे चूहे, गो एंड लुक एट द टीथ ऑफ अदर एनिमल्स, जाओ और देखो, क्या देखो? एट द टीथ ऑफ अदर एनिमल्स, मतलब दूसरे जानवरों के, दूसरे पशुओं के दांतों को देखो, ऐसा ईश्वर ने कहा। होम सो एवर्स, अब यहाँ पर एपिस्ट्रोफी एस है, इसका क्या मतलब हुआ? होम सो एवर्स मतलब जिसके भी, होम सेवर्स टीथ यू लाइक, क्या मतलब है इस पूरी लाइन का? जिसके भी दांत तुम्हें अच्छे लगते हैं, विल बी गिवन टू यू, वो आपको दे दिए जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं विल बी के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों जब भी विल बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है प्लस ये पैसिव वॉइस का फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ? विल बी गिवन टू यू, आपको दे दिया जाएगा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? whom so एवर्स टीथ यू लाइक, जिसके भी दांत तुम्हें पसंद है, विल बी गिवन टू यू, तुम्हें दे दिए जाएंगे। सो इसलिए द माउस वेंट इन सर्च ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, जो माउस था वो निकला, चला गया, वेंट गो की सेकंड फॉर्म में वेंट, चला गया, इन सर्च तलाश में, किसके? ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, दूसरे जानवरों की तलाश में चला गया। आगे देखिए, ही लुक्ड एट द टीथ ऑफ मैनी एनिमल्स, अब ये जो लुक, ये लुक की सेकंड फॉर्म में लुक्ड, उसने देखा, क्या देखा? एट द टीथ ऑफ मैनी एनिमल्स, उसने कई जानवरों के दांतों को देखा। फाइनली, फाइनली का मतलब होता है अंततः या फिर आखिरकार। ही सॉ, दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है ये भी, और कई सारे लोग इसको सा पढ़ते हैं जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, जो आपको इसको सॉ पढ़ना है, SAW। इसकी फर्स्ट फॉर्म सी होती है और ये सेकंड फॉर्म है सॉ, मतलब देखना। तो क्या मतलब हुआ? फाइनली मतलब कि आखिरकार या अंततः, ही सॉ, उसने देखा, द टीथ ऑफ एन एलिफेंट, उसने एक हाथी के दांतों को देखा। ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस का मतलब होता है कि चीज़ से प्रभावित होना। तो क्या मतलब हुआ? ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, बाय द लॉन्ग मतलब लंबे, वाइट टीथ सफ़ेद दांत, ऑफ द एलिफेंट हाथी के दांत से। तो क्या मतलब है इस पूरी लाइन का? ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द लॉन्ग वाइट टीथ ऑफ द एलिफेंट, मतलब कि वो हाथी के लंबे और सफ़ेद दांत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। चलिए आगे देखिए, ही आस्क्ड द एलिफेंट, उसने हाथी से पूछा, आर यू हैप्पी विद योर टीथ, क्या आप अपने दांतों से खुश हो? और दोस्तों जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हो जहाँ पे आप एक क्वेश्चन के इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना चाहते हो तो आपको उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग आगे करना होता है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, इसमें यू सब्जेक्ट है और यू के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी आर। तो उसको आर जो है वो पहले हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। तो क्या मतलब हुआ? आर यू हैप्पी विद योर टीथ, क्या आप अपने दांतों से खुश हो? चलिए आगे देखते हैं हाथी ने क्या जवाब दिया। एट दिस मतलब कि इस पर, द एलिफेंट सेड, एलिफेंट ने मतलब कि हाथी ने कहा, ओह माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, माई टीथ आर जस्ट फॉर शो, जो मेरे दांत हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए हैं, जस्ट फॉर शो। आई कैन नॉट यूज़ दैम फॉर च्यूइंग, च्यूइंग मतलब चबाना, तो क्या, और कैन नॉट यूज़ मतलब नहीं कर सकता, तो क्या मतलब हुआ? आई कैन नॉट यूज़ दैम, मैं इनको यूज़ नहीं कर सकता। और दोस्तों ये जो दैम है ये जो है दांतों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो आप इससे इस तरह के शब्दों से कंफ्यूज ना हो कई बार, क्योंकि दैम का मतलब ऑब्जेक्ट के तौर पर किया जाता है, लोगों के लिए किया जाता है, लेकिन ये चीज़ों के लिए भी किया जाता है। तो दैम जो है दांतों के लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पर इस वाक्य में। तो क्या मतलब हुआ? आई कैन नॉट यूज़ दैम मतलब मैं इनको इस्तेमाल नहीं कर सकता, फॉर च्यूइंग चबाने के लिए। आई सिंपली हैव टू बियर द हैवी वेट, बियर का मतलब होता है सहन करना, तो क्या मतलब? आई सिंपली हैव टू बेयर, और हैव टू का मतलब होता है जब कोई काम हमें किसी भी मजबूरी में या अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़े किसी काम को, तो वहाँ पर हैव टू का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई सिंपली हैव टू बेयर द हैवी वेट, मुझे ये जो भारी वज़न है उसको सहन करना पड़ता है, ऑफ माई टीथ, अपने दांतों का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? मैं इसको एक बार ट्रांसलेट कर देता हूँ। आई सिंपली हैव टू बेयर द हैवी वेट ऑफ माई टीथ, मतलब कि मुझे अपने दांतों के जो भारी वज़न है उसको सहन करना पड़ता है।
आगे देखिए, ऑन हियरिंग दिस मतलब ये सुनकर द माउस थैंक्ड गॉड। अब ये माउस ये सेकंड फॉर्म है थैंक की, इसका मतलब ईश्वर को, इसका मतलब धन्यवाद देना। द माउस थैंक्ड गॉड मतलब ऑन हियरिंग दिस, ऐसा ये सुनकर द माउस जो चूहा था, थैंक्ड गॉड उसने ईश्वर को धन्यवाद किया, फॉर गिविंग हिम उसे देने के लिए स्मॉलर टीथ छोटे दांत। तो दोस्तों आपने जैसा कहानी में देखा, ये जो इस कहानी से हमें कितनी प्यारी शिक्षा मिलती है। जैसा हमने देखा कि जो चूहा था उसे एक बादाम पाया लेकिन उसको काट नहीं पाया, तो उसने ईश्वर से शिकायत की कि आपने मुझे बहुत छोटे दांत दिए। फिर ईश्वर ने उसको समझाया कि आप जाओ, जो भी दांत आपको पसंद हो कि जिस भी एनिमल के, आपको वैसे ही दांत मिल जाएंगे। वो घूमा और आखिर में जब उसे लगा कि हाथी के दांत बहुत अच्छे लगे उसको, लेकिन जब उसको असलियत पता लगी कि हाथी के जो दांत हैं वो सिर्फ शो के लिए, और वो हाथी उससे खुद भी सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये देखकर चूहे को बहुत अच्छा लगा और उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया। जिससे ये पता चलता है कि कई बार हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम की होती हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता। तो क्योंकि हम अपने जीवन को सिर्फ अपने ही आंखों से देखते हैं, तो हमें अपने जीवन में बहुत कमी नज़र आती है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ऐसा कुछ है कि, लेकिन यदि हम उनको उस चीज़ को दूसरों की नज़रों से देखें, तभी हमें ये एहसास होगा कि जो हमें ईश्वर ने दिया है, शायद वो कई सारे लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा ही सेटिस्फाइड रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। ईश्वर ने हमें जो भी दिया है हमें उसमें खुश रहना चाहिए और ईश्वर को उस चीज़ का हमें धन्यवाद देते रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी आज की कहानी और इस कहानी का जो संदेश है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएं यदि आपको इन कहानियों से कुछ बेनिफिट्स मिलता हो, क्योंकि जो मैं रोज़ ये स्टोरीज़ लाता हूँ ये काफ़ी अच्छी होती हैं, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ पूरी कहानी, वर्ड मीनिंग भी बताता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप इसको ध्यान से सुने तो ये काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यदि आप इससे कुछ सीख रहे हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।